हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास की इस श्रृंखला में पार्ट 3। जैसे कि आपको पता होगा, यदि आप हमारे नियमित वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया था और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री पर। तो मेडिवल हिस्ट्री में हम चर्चा कर रहे थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि अभी एग्जाम्स में आपके टीजीटी, पीजीटी या हम कहें सबसे जो महत्वपूर्ण हमारी भर्ती है वो जूनियर्स की भर्ती आई है। तो इस जूनियर भर्ती के लिए ये महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमल प्रणाली पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? पूछा जाता है कि मनसबदारी व्यवस्था जो अकबर ने लागू की थी वो किस प्रणाली पर आधारित थी? तो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है। इसके बाद मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी, इसको मध्य एशिया से लिया गया था। फिर नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ की थी। ठीक है। पूछा जाता है मुगल शाह जो अकबर है, मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ की थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाब्ती प्रणाली का प्रचलन था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जाब्ती। ठीक, जो भू राजस्व वसूला जाता था उसे हम जाब्ती प्रणाली कहते थे। ठीक है। और ये प्रचलन अकबर के शासनकाल में था। अब हम बात करेंगे मुगल शासकों के वास्तविक नाम और उनकी कुछ उपाधियां थी जो कई बार पूछा जाता है। जैसे बाबर को गाजी की उपाधि, बादशाह की उपाधि, मिर्ज़ा की उपाधि दी जाती थी। तो कई बार गाजी की उपाधि पूछी जाती है कि बाबर को गाजी की उपाधि या किस मुगल शासक को गाजी की उपाधि दी गई, तो याद रखें इस चीज़ को। फिर नेक्स्ट है, हुमायूं को नसरुद्दीन मोहम्मद के नाम से जाना जाता था, नसीरुद्दीन मोहम्मद। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, क्योंकि इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बाद में इससे बादशाह गाजी इसको उपाधि दी गई, तो पूरा नाम हो गया इसका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप याद रखें। कई बार यही डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि अकबर का पूरा नाम क्या है। ठीक है। जहांगीर का पूरा नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, बादशाह गाजी की उपाधि इसने भी धारण की थी। जी हाँ, बाबर को केवल गाजी की उपाधि धारण मिली थी, जबकि अकबर को बादशाह गाजी और मोहम्मद जहांगीर को भी बादशाह गाजी की उपाधि मिली थी। फिर हम बात करते हैं जो हमारे फेमस बादशाह हैं, वो है शाहजहां। तो शाहजहां को अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन और दूसरा मोहम्मद साहिब किरण एहसानी के नाम से इसे जाना जाता था। फिर इसके बाद औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब में अबुल मुजफ्फर मुजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब के नाम से इसे जाना जाता था। फिर मुइनुद्दीन की बात करते हैं, मुइनुद्दीन जहांदार शाह के नाम से इसे जाना जाता था। मोहम्मद मुअज्जम को बहादुर शाह के नाम से जानते थे। फिर नेक्स्ट है, अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय के नाम से जाना जाता था। देखिए कई बार होता है कि आलमगीर द्वितीय ही लिखा मिलता है हमें, जबकि उसका वास्तविक नेम होता है अजीजुद्दीन। इसी तरह से शाह आलम द्वितीय भी हमें लिखा मिलता है और उसका वास्तविक नाम है अली गौहर। शाहजहां द्वितीय हमें देखने को मिलता है, जैसे शाह आलम द्वितीय, उसी तरह से शाहजहां द्वितीय भी हमें देखने को मिलता है और इसका पूरा नाम हम जो वास्तविक नाम है रफ़ी-उद-दौला कहते हैं। ठीक है। मोहम्मद शाह को, रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से जानते हैं। तो ये शाह आलम, आलमगीर, शाहजहां, ये सभी इनकी उपाधियां थीं, जबकि हम इनके वास्तविक नाम समझ पाते हैं इन्हें। ठीक है।
अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिए, अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष, कौन सी 24वें वर्ष, आईने 10 साला यानी टोडरमल बंदोबस्त, इसको टोडरमल बंदोबस्त कहते हैं, आईने 10 साला नामक नई कर प्रणाली की शुरुआत की करके मुगल कालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आईने 10 साला किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? तो ये अकबर के शासनकाल में शुरू किया गया था। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था, इसीलिए इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अभी ऊपर हमने बताया, ठीक है, यही कारण है कि टोडरमल बंदोबस्त के नाम से इसे जानते हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए, अकबर कालीन भूराजस्व व्यवस्था की जो 10 साला पद्धति थी, जो 10 साला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मज़ाहिब में पहली बार दीन इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। तो पूछा जाता है, तुर्की सुल्तान के महल को किसने स्थापत्य कला का मोती कहा, या पूछा जाता है स्थापत्य कला के मोती किस महल को या किसके महल को स्थापत्य कला का मोती कहा जाता है? तो ये तुर्की सुल्तान के महल को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अकबर ने 1582 में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की थी। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। ये भी पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण। फिर नेक्स्ट है, इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था, ठीक है। जो ये दीन ए इलाही को केवल एक व्यक्ति ने स्वीकार किया था, वो केवल था बीरबल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मुगल कालीन के कुछ महत्वपूर्ण साहित्य जो हम कहें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लेंगे इस चीज़ को, या एक बार रिवीजन कर लेंगे अच्छे से। बाबरनामा, जी हाँ, बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी गई थी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, कई बार पूछा गया है। हुमायूंनामा किसके द्वारा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम की है। अकबरनामा पूछा जाता है तो अकबरनामा अबुल फजल की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? अबुल फजल की रचना, और ये 3 खंडों में विभाजित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर से संबंधित। आप देखिए, जहांगीरी यहाँ भी है, जहांगीरी यहाँ भी, तो जहांगीरी। बस अकबरनामा अकबर ने नहीं लिखा, किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखा, गुलबदन बेगम ने लिखा। जबकि बाबर, आगे बाबर लिखा हुआ तो बाबर को बाबरनामा से समझ जाएंगे। पातशाहनामा को लाहौरी ने लिखा था, अब्दुल हमीद लाहौरी। खुलासत उत तवारीख सुजान राय द्वारा। फिर नेक्स्ट है फुतुहात ये आलमगीरी, ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी हुई एक ग्रंथ है। फिर नुस्खा ये दिलकुशा, क्या नुस्खा ये दिलकुशा भीमसेन बुरहानपुरी के द्वारा लिखा गया है, भीमसेन बुरहानपुरी के द्वारा। फिर तबकात ए अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे हमारे मुगल कालीन, उसकी चर्चा हमने की। अब हम बात करेंगे इसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें से अभी हमें अकबर ने अपने राज्य कवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट है, अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों को रज़मनामा
नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां बदायूनी एवं फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया था। फिर नेक्स्ट है, बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। पूछा जाता है रामायण का अनुवाद किसने किया, तो बदायूनी ने किया। लीलावती का अनुवाद किसने किया, तो फैजी ने किया। जबकि कालिया दमन का अनुवाद जो है अबुल फजल ने किया था। ये किस में किया था ये जानना जरूरी है, तो फारसी भाषा में इनका अनुवाद किया गया था। ठीक है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में से सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिससे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। जरी कलम की उपाधि दी गई थी। केवल एक ऐसा महान दरबार प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता यानी ग्रंथ। फिर नेक्स्ट है, हरविजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। फिर नेक्स्ट है, देखिए मुगल दरबार में एक अन्य महान विद्वान जिनचंद सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, मुगल कालीन विद्वान अब्दुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था। फिर नेक्स्ट है, जो कुछ महत्वपूर्ण है, अकबर के द्वारा जो कुछ सुधार किए गए थे उनकी चर्चा। जैसे दास प्रथा का अंत इसी के समय में 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की इसने 1563 में, फिर जजिया कर की समाप्ति की 1564 में इसने, इसके बाद इबादत खाना की स्थापना की 1575 में, फिर मजहर की घोषणा की इसने 1579 में, दीन इलाही की घोषणा की, ये महत्वपूर्ण है, 1582 में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राल्फ पिच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। ठीक है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी, जैसे कि अभी हमने पहले ऊपर आपको बताया। ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या था, दार्शनिक और धार्मिक विषयों के वाद विवाद करना, यानी इन पर चर्चा करने के लिए ये शुरू की गई थी। तो पूछा जाता है इबादत खाने की स्थापना करने का मूल उद्देश्य क्या था, तो इबादत खाने की जो स्थापना की गई थी वो केवल था धार्मिक और दार्शनिक जो ग्रंथ थे, उनके जो विषय थे उन पर आपस में चर्चा करने के लिए, यानी वाद विवाद करने के लिए ये किया गया था। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके हम कह सकते हैं, मुगल बादशाह और उनके मकबरे, जो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे बाबर का मकबरा पूछा जाता है कहाँ है, काबुल में, और काबुल कहाँ है इस समय, पाकिस्तान में। ठीक है। काबुल कहाँ है, सॉरी, काबुल इस समय पाकिस्तान में है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। देखिए कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें, मुगल बादशाह एवं उनके मकबरे के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो मुगल बादशाह और एक तरफ मकबरा, दो चीज़ें दी हुई हैं। तो बाबर जो था उसका मकबरा काबुल में है, और काबुल कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अकबर के मकबरा की बात करें तो आगरा में। आगरा कहाँ, सिकंदराबाद, एक सिकंदराबाद स्थान है, तो वहाँ है सिकंदर। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, और लाहौर भी इस समय कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है। तो याद रखें इस चीज़ को। इसके बाद नेक्स्ट, शाहजहां का जो मकबरा है वो आपको पता होगा, आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है। औरंगाबाद भी इसे कहते हैं, औरंगाबाद के दौलताबाद में औरंगजेब का मकबरा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे कुछ और महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो हैं, अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में एक मजहरनामा की घोषणा की थी। फिर यह मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। ठीक
ठीक है। मजहर को स्मिथ और बुल्जले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा था। और फिर बात करेंगे, मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल, इमाम आदिल की उपाधि धारण की। तो सुल्तान आदिल और इमाम आदिल की उपाधि अकबर ने कब धारण की? तो कब धारण की थी? जब उसने मजहर जारी किया था। फिर नेक्स्ट है, आगरे के किले, जो आगरा का किला है, 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक 22 वर्ष 24 दिन की अवस्था में हुआ। उसे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी वहीं से, ठीक है, जहांगीर ने। फिर हम बात करेंगे दुअस्पा या सिहस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। दुअस्पा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट है, 1615 में राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि की गई। तो चित्तौड़गढ़ की संधि किसके किसके बीच हुई? तो राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच हुई थी। याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध स्थापत्य स्थल, निर्माणकर्ता और वर्ष। देखिए, आगरे का जो किला है, आगरा फोर्ट भी से हम कहते हैं, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? 1565 से 1573 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। फिर नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा दो चीज़, एक तो इनके स्थल, कौन से स्थल कौन, और दूसरा निर्माणकर्ता। फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण अकबर ने करवाया था 1571 से 1585 के बीच में। फिर चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाया था 1591 में। निशात बाग आसिफ खान द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, इसका निर्माण करता। ताजमहल आपको सबको पता होगा, शाहजहां ने बनवाया था। और ताजमहल कहाँ है? आगरा में, ठीक है। किस नदी के किनारे है? तो यमुना रिवर्स के किनारे है, ठीक है, याद रखें इस चीज़ को। फिर नेक्स्ट है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है, 1650 से 1656 के बीच में बना था। और जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में, ठीक। और दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखें इस चीज़ को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लाल किला। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और ये दिल्ली के लाल किले की बात हो रही है, दिल्ली के लाल किले की। तो लाल किला शाहजहां ने बनवाया था और ये भी स्थित है कहाँ? दिल्ली में, ठीक है, 1638 से 1648 तक। फिर हवा महल, जो जयपुर राजस्थान में है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको बनवाया था सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था 1799 में। फिर नेक्स्ट कुछ और महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस, ठीक है। विलियम हॉकिंस, कौन? विलियम हॉकिंस 1608 से लेकर 1611 तक जहांगीर के दरबार यानी आगरा में जब जहांगीर रहते थे तो उस समय विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का अंग्रेज राजदूत तथा मुगल दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। जी हाँ, यही जहांगीर ने इसे अनुमति बाद में दे दी 1618 में। और वहीं उसके बाद इन्होंने सबसे पहले अपनी एक इंडस्ट्री लगाई सूरत में, बाद में वो विफल हो गई। फिर बाद में इन्होंने कहाँ अपनी एक इंडस्ट्री कलकत्ता में डाली, जहाँ से इनका विकास हुआ और वहीं से शुरू हो जाता है हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ही भारत आ जाती है। पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई, तो 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। तो इतनी सारी चीज़ें जो है हमने आज चर्चा की। इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और भी हैं, वीडियोस लंबी हो जाएगी, इसलिए आज बस यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए प्लीज़, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों।